हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अंकित कुमार। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट कि राज्य का निर्माण किन किन तत्वों से होता है। राज्य का निर्माण बेसिकली 4 तत्वों से होता है, 4 एलिमेंटों से होता है, जिसके नाम है पॉपुलेशन, लैंड, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। अगर इन 4 तत्वों में से कोई भी एक तत्व एलिमेंट विद्यमान नहीं रहता है स्टेट के फाउंडेशन में, इन चारों में से कोई भी एक तत्व विद्यमान नहीं रहता है तो स्टेट का निर्माण नहीं हो पाएगा। देखिए, जो मैंने दो पहले बताए, पॉपुलेशन का अर्थ जनसंख्या, और दूसरा लैंड भूमि, गवर्नमेंट सरकार, और सॉवरेनिटी संप्रभुता। तो जो ऊपर के दो हैं पॉपुलेशन और लैंड, ये फिजिकल एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है, फिजिकल एलिमेंट कहलाते हैं। और जबकि गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी पॉलिटिकल एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये आप अपने फैक्ट में लिख सकते हैं। तो मैंने बताया ना कि अगर इन चारों में से कोई भी एक भी तत्व अगर स्टेट के फाउंडेशन में विद्यमान नहीं रहता है तो स्टेट का निर्माण हो ही नहीं सकता। देखिए, कोई भी चीज़ समझने के लिए हमें अगर आप किसी चीज़ को कोई को समझा रहे हैं तो सबसे पहले उसे एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से किसी को भी अच्छे से समझ आता है। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बिफोर 1947 व्हेन द इंडिया रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, 1947 के पहले जब हम अंग्रेजों के द्वारा शासित थे, तो देन ऑल 3 एलिमेंट वर प्रेजेंट फॉर इंडिया टू बिकम ए स्टेट एग्जेम्प्ट सॉवरेनिटी। तो 1947 के पहले हमारे पास 3 एलिमेंट थे, लेकिन बस सॉवरेनिटी नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी। आप पूछेंगे कि इन तत्वों में ये 3 तत्व कहाँ, कौन, मतलब पॉपुलेशन, लैंड और गवर्नमेंट, ये कहाँ है। तो देखिए, पॉपुलेशन तो भारत में था ही 1947, वो तो होगा ही, ठीक है। लैंड तो भारत का है ही, और बात रहेगी गवर्नमेंट की। इसी पे आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ है। देखिए, 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, उसके पहले भी अंग्रेज़ों ने भारतीयों को क्या कहते हैं उसको, प्रोविंस पर अपना गवर्नमेंट, अपना प्रोविंस पर, सॉरी, प्रोविंशियल स्टेट पर अंग्रेजों ने भारतीयों को इलेक्ट कर रखा था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1947 से पहले भारत को 3 एलिमेंट प्राप्त थे, बस सॉवरेनिटी नहीं थी, ठीक है। तो संप्रभुता कब आई? 1947 के बाद, जब अंग्रेजों ने भारत को उसकी संप्रभुता सौंपी, तब हम कंप्लीटली तरीके से एक स्टेट का फाउंडेशन कर पाए। नहीं तो इससे पहले भारत एक स्टेट नहीं था, ठीक है। वो औपनिवेशिक राज्य था, किसका? इंग्लैंड का। देखिए, हमने डिस्कस किया, हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि हमने डिस्कस क्या किया। हमने डिस्कस किया कि स्टेट का फाउंडेशन 4 तत्वों से होता है। पहला पॉपुलेशन, लैंड और गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। अगर इन तत्वों में से कोई भी तत्व एलिमेंट अगर विद्यमान नहीं रहता है तो स्टेट का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब हम इन चारों एलिमेंटों में एक एक को डिस्कस करते हैं और ब्रीफली, ठीक है। पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन क्या होता है? तो वी आर स्टडी द 4 एलिमेंट डीपली, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होता है? देखिए, पॉपुलेशन सीधी सी बात है, सिंस द स्टेट इज प्राइमरली ए ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, सिंस द स्टेट इज प्राइमरली ए ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि स्टेट के एग्जिस्टेंस से पहले भी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी। स्टेट चाहे एग्जिस्ट करे चाहे ना करे, पॉपुलेशन तो एग्जिस्ट करेगी ही, आदमी तो रहेंगे ही, हैं। प्राइमरली ए ह्यूमन इंस्टीट्यूशन
हम अगले वीडियो में कवर करेंगे इंस्टीट्यूशन क्या होता है। बस आप जाने रहिए कि स्टेट से पहले हम पॉपुलेशन एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन कहलाती थी, ठीक है। इट मस्ट हैव पॉपुलेशन, वी कैन नॉट कंसीव ऑफ ए स्टेट विदाउट ए ह्यूमन बीइंग्स। अब हम जनरली फैक्ट को डिस्कस करते हैं कि जो लिखने लायक है वो मैं बता रहा हूँ। तो लिखने लायक क्या है कि स्टेट को बनाने के लिए पॉपुलेशन का रहना अति आवश्यक है। अगर पॉपुलेशन नहीं रहेगा स्टेट में तो स्टेट का निर्माण हो ही नहीं सकता है। विदाउट ह्यूमन बीइंग्स कोई राज्य की कल्पना भी कर सकता है? नहीं ना, वही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने नोट्स बनाए हैं और उन नोट्स में मैं बोल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो लिखें। लिखते मैं आपसे वो डिस्कस शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये आशा करता हूँ आप लोग को दिख जाए। एक मिनट, ये देखिए, ये पहला पन्ना है जो मैं पढ़ा चुका हूँ। दिख रहा है? चलिए, तो ये पहला पन्ना था। अब मैं दूसरे पन्ने की ओर मूव करता हूँ। 1 आर द 2 families or 2 or 300 people कैन नॉट मेक ए स्टेट। मतलब कि एक या 2 फैमिली मिलकर स्टेट का निर्माण नहीं कर सकते, या 100 आदमी मिलकर स्टेट का निर्माण नहीं कर सकते। अक्सर विद्वानों में ये जंग छिड़ी रहती है कि कितनी पॉपुलेशन स्टेट का निर्माण कर सकती है। उसी पे हम चर्चा करेंगे। मैंने बताया कि एक फैमिली या 2 फैमिली या 100 आदमी मिलकर स्टेट का निर्माण नहीं कर सकते। जनरल है ये तो जनरल थाट है ना। आप सोच सकते हैं कि 100 आदमी मिलकर स्टेट का निर्माण करेंगे, नहीं ना। तो इन एशियन डे, प्राचीन दिनों में, देयर वर सिटी स्टेट एंड ट्राइबल स्टेट हु पॉपुलेशन वाज स्मॉल। देखिए, पहले की दुनिया में जनसंख्या क्या थी? कम हुआ करती थी। तब उस समय सिटी स्टेट कहलाते थे, ट्राइबल स्टेट कहलाते थे। इस आज की तरह के स्टेट नहीं पाए जाते थे। तो द ग्रीक फिलोसफर बिलीव दैट द पॉपुलेशन शुड नाइदर बी टू स्मॉल और नॉर टू बिग। ये देखिए, कह रहे हैं ग्रीक फिलोसफर क्या कहते हैं? ग्रीक फिलोसफर का मानना है कि पॉपुलेशन न तो बड़ी होनी चाहिए और न एकदम छोटी होनी चाहिए, बीच की होनी चाहिए। ये जनरल है, ठीक है। तो प्लेटो को आप जानते ही होंगे, महान दार्शनिक। प्लेटो इन हिज बुक लाज, प्लेटो की एक बुक आती है लाज, LAWS, ठीक है, लाज, न्याय। फिक्स्ड द नंबर ऑफ सिटीजन फॉर आइडियल स्टेट एज 5040, ठीक है, 5040। रूसो भी एक ग्रेट फिलोसफर हैं। वो कहते हैं, रूसो थॉट द 10,000 पीपुल वुड बी इन आइडियल नंबर। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, कोई रूल नहीं है कि स्टेट का निर्माण इतने ही आदमी करेंगे, ये रूल नहीं है। ये निर्भर करता है परिस्थितियों पर कि उस समय की परिस्थिति कैसी है, ठीक है। आगे आते हैं। देयर इज नो, हाँ ये हो गया, साइज ऑफ पॉपुलेशन। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन। मेनी मॉडर्न स्टेट हैव बिग पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, चाइना हैज मोर देन 125 करोड़, 125 करोड़ ऑफ पीपुल, एंड इंडिया हैज मोर देन 105 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस ऑफ 1991 के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने बताया ना कि स्मॉल और बिग को लेकर झंझट होता रहता है। तो स्टेट दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा स्टेट एग्जिस्ट करता है, जिसमें ऐसा स्टेट भी है जिसकी लॉन्ग पॉपुलेशन है, जैसे चाइना और भारत।
ठीक है, मैंने जो जनसंख्या बताया वो 1991 के सेंसस जनसंख्या गणना के आधार पर थी। ठीक है, और कुछ छोटे भी पॉपुलेशन के स्टेट हैं मैं बताऊंगा, जैसे मोनाको हो गया। हाँ, ये सब छोटे जनसंख्या के स्टेट हैं। तो ऐसा नहीं है कि छोटे जनसंख्या के स्टेट नहीं बनाएंगे, हैं स्टेट पॉपुलेशन स्टेट नहीं बनाएंगे, और बिग पॉपुलेशन वाले स्टेट नहीं बन पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल है। अरिस्टोटल फील्स दैट, देखिए ये आप लिख सकते हो थोड़ा। तो अरिस्टोटल क्या कहते हैं, अरिस्टोटल एक महान दार्शनिक थे, तो वो सब दार्शनिक है ना तो ए गुड सिटीजन मेक्स ए गुड स्टेट एंड ए बैड सिटीजन मेक्स ए बैड स्टेट। समझे, एक अच्छा नागरिक एक अच्छे स्टेट का निर्माण कर सकता है, और एक बैड नागरिक एक बैड स्टेट का निर्माण कर सकता है। जैसे एग्जांपल में इजराइल देख लीजिए, जापान देख लीजिए, ये अच्छे नागरिक यहाँ पाए जाते हैं, ये लॉज को रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसलिए इनका राज्य एक विकसित श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, इजराइल नहीं है लेकिन जापान तो है ना। तो ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट पीपुल आर ए boon to the state. States like Japan, Israel, Korea, Thailand, Singapore, Germany have developed in all fields through their small population. तो यहाँ पे कोई कह सकता है कि एक प्रश्न उठेगा ना कि यार ये बताओ कि बिग पॉपुलेशन वाला स्टेट अच्छा है कि स्मॉल पॉपुलेशन वाला स्टेट अच्छा है। तो अक्सर देखा गया है कि स्मॉल पॉपुलेशन वाला स्टेट अच्छा करता है, जैसे मैंने बताया इजराइल, जापान। तो ये अच्छा करते हैं, और बिग पॉपुलेशन वाले भी अच्छे करते हैं, लेकिन यहाँ झंझट होता है। जैसे भारत में आप देखेंगे धर्म, जाति, वर्ग, कास्ट, ये सब के आधार पर ये लोग बटे हुए हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे रूल्स और लॉ का उतना इज्जत नहीं होता जितना जापान, इजराइल, अमेरिका ये सब में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात डिस्कस करेंगे टेरिटरी पे। तो टेरिटरी इज अनोदर इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर ऑफ द स्टेट। मैंने बताया ना कि फिजिकल इस एक मिनट, ये जो मैंने बताया था आप देख सकते हो, पॉपुलेशन और लैंड फिजिकल एलिमेंट थे, और गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी पॉलिटिकल एलिमेंट थे। ठीक है, तो टेरिटरी क्या है, एक फिजिकल एलिमेंट है। ठीक है, तो सम राइटर लाइक श्री सर जॉन सीले एंड W.E. Hall do not regard territory as an essential element, but all the modern thinkers consider territory as an essential element of the state. Grapsis and nomadic tribes do not become a state because they never settle on a defined territory. देखिए, कुछ विद्वानों का मानना था कि टेरिटरी के बिना भी स्टेट का निर्माण हो सकता है, और कुछ आज मॉडर्न राइटर हैं वो मानते हैं कि टेरिटरी के बिना स्टेट का निर्माण हो ही नहीं सकता। ठीक है, और देखिए जैसे मॉडर्न राइटर हैं ग्रैप्सिस, वो कहते हैं नोमैडिक ट्राइब्स डू नॉट बिकम ए स्टेट बिकॉज दे नेवर सेटल ऑन ए डिफाइनेड टेरिटरी। मतलब कि घुमंतु, नोमैडिक माने घुमंतु, घुमंतु लोगों का कोई स्टेट नहीं हो पाता, काहे कि उनके पास एक डेफिनेट टेरिटरी नहीं होती है, इसलिए स्टेट का निर्माण नहीं हो सकता है। ये है तर्क अर्गू। ठीक है, मॉडर्न राइटर ग्रैप्सिस का। इन सब टॉपिक्स पे आप विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं बस थोड़ा समराइज करके बता रहा हूँ। तो Jew were recognized a state only after they settled in Israel in 1948। क्या आप ज्यू का इतिहास जानते हैं? ज्यू मतलब JEWS, ज्यू यहूदी। देखिए, यहूदी धर्म था, ये घूमते रहते थे
फिलिस्तीन आप पढ़े होंगे, फिलिस्तीन कैसे इजराइल, उसमें इजराइल का निर्माण हुआ। तो यहूदी कभी बसे नहीं, जब वो बसे तो इजराइल को एक देश का नाम दिया गया। ठीक है, बिना बसे आप हाँ कह सकते हैं कि बिना बसे, बिना आप टेरिटरी के आप स्टेट का निर्माण नहीं कर सकते, या आप यहूदियों का, जीव का एग्जाम्पल दे सकते हो। द टेरिटरी इंक्लूड लेक्स माने झील एंड रिवर्स। टेरिटरी में हर चीज़ आ जाएंगे, माउंटेन आएंगे, नदी आएंगी, पहाड़ तो ही गया, झील आएगी, जितना भी भौगोलिक चीज़ें हैं वो सब आएंगे। ऐसी नहीं है कि वो सब दूसरे की है, गॉड की है, नहीं, वो स्टेट के ही अंदर आएंगे। ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड सब सोयल, एयर स्पेस एंड माइंस। ठीक है, खदान हो गया, मिट्टी हो गई, इस एयर स्पेस हो गया, आसमान ना, वही आसमान है। नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान क्या कहता है कि मेरे आसमान से हिंदुस्तान के जहाज नहीं जा सकते, तो एयर स्पेस होता है। तो किसके आधार पे कहता है? अपने स्टेट की एग्जिस्टेंस के आधार पे कहता है पाकिस्तान। बिना स्टेट के एग्जिस्टेंस पे वो कह नहीं सकता कि मेरे पास एयर स्पेस है? Therefore, we find differences in regard to the size of modern state. There are states which have just a few square miles of territory, like Monaco. देखिए, जैसे पॉपुलेशन में मैंने बात किया ना कि चाहे पॉपुलेशन ज़्यादा हो चाहे कम हो, स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेट बन जाएगा। बात रहेगी उसकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी पे कि जनसंख्या ज़्यादा रहने पे स्टेट पे क्या असर पड़ेगा और जनसंख्या कम होने पे स्टेट पे क्या असर पड़ेगा। तो डिफाइंड टेरिटरी के अंतर्गत टेरिटरी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे मोनाको हो गया, मोनाको बिस्कुट नहीं, वो कंट्री। ठीक है, कंट्री एक मोनाको है, इसको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मोनाको हो गया, और वेटिकन सिटी हो गया, इस सब के पास पॉपुलेशन, देखिए सिंपल सी बात है, जहाँ टेरिटरी कम होगा वहाँ पॉपुलेशन तो कम होगा ही। तो दिक्कत कहाँ आती है? देखिए, इस मामले में आप कह सकते हैं कि क्या स्टेट के पास ज़्यादा टेरिटरी होना अच्छी बात है या कम टेरिटरी होनी अच्छी बात है? तो सिंपल सी लॉजिक है इसमें कि आप ज़्यादा ज़मीन रहेगा तो आप ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे और अपने जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम ये पढ़ देता हूँ। There are states which have just a few square miles of territory, like Monaco, 368 areas, and San Marino, 38 square miles. There are also states with vast territory, like the USA with 3,22,387 स्क्वायर मिल्स। इंडिया विथ एन एरिया, आप जानते ही होंगे, ये कुछ अलग दिया है, 1,56,000 स्क्वायर मिल्स। स्क्वायर मिल्स में थोड़ा बखेड़ा हो जा रहा है, हम लोग किलोमीटर में जानते हैं। वहाँ मैं बता दूंगा, अलग से कमेंट में कर दूंगा कि भारत, आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग कि भारत के पास कितने किलोमीटर ज़मीन है। ठीक है, पता ही होगा। Political thinker like Plato, Aristotle, Montesquieu, and Rousseau had expressed their preference in favor of small state. Nowadays, the idea of small state has become outdated, and in the change condition, the trend is toward large state. देखिए क्या है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, मॉन्टेस्क्यू थे, रूसो थे, ये लोग स्मॉल टेरिटरी पे विश्वास करते थे। लेकिन मॉडर्न डेज ये नहीं है, विस्तारवादी नीति होगी चीन की, 7 फिंगर, जिसके पास ज़्यादा भूमि, वो हमने बताया ना कॉन्सेप्ट क्या है। जितना ज़्यादा अच्छा भूमि उतना ज़्यादा आपका प्रोड्यूस, उतने ज़्यादा आप लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है तीसरा एलिमेंट वो है गवर्नमेंट।
तो गवर्नमेंट इज द अनदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। हाँ, द स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। बिना सरकार प्रजा कहाँ और बिना प्रजा सरकार कहाँ। तो गवर्नमेंट इज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, कभी न कभी मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो यूट्यूब पे मैं वहीं से पढ़ता हूँ इसे बेसिकली, तो मैं किताब भी पढ़ता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन, नहीं तो मैं इंस्टीट्यूशन कभी ना कभी लाऊंगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज द वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, गवर्नमेंट इज द वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट। द वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट इज 3 टाइप: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। देखिए सिंपल 3 तो है। लेजिस्लेटिव होता है जिसे हम कहते हैं, रुक जाइए एक मिनट, लेजिस्लेटिव का अर्थ होता है विधायिका, और एग्जीक्यूटिव का अर्थ होता है कार्यपालिका, और जुडिशरी का अर्थ होता है न्यायपालिका। देखिए नाम से ही जाहिर है, जग जाहिर है कि लेजिस्लेटिव विधायिका मतलब यहाँ पे क्या बनते हैं, विधि बनते हैं, न्याय मतलब कानून बनते हैं, ये कानून को बनाते हैं। अगला एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब कार्यपालिका, जो न्याय बने हैं उनको स्ट्रिक्टली नहीं, उसको फॉलो कराएंगे कौन, गवर्नमेंट, किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। ठीक है, और अगला है जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, लॉ बन गए हैं, वो अच्छी तरह से इन्फोर्समेंट में है या नहीं, इसको देखने का कार्य करते हैं जुडिशरी। ठीक है, द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, द एग्जीक्यूटिव, ये आप नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, द एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स द लॉ, द जुडिशरी interprets the law. The 3 department of government cannot be separated into 3 watertight compartment. वाटरटाइट कंपार्टमेंट में ये सब जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, वाटरटाइट का अर्थ हम क्या लगा सकते हैं, वाटरटाइट का अर्थ हम किस चीज़ से लगा सकते हैं। देखिए वाटरटाइट का अर्थ होता है कि लचीलापन। देखिए वाटरटाइट लचीलापन मतलब एक जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी है, ये एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में उल्लंघन, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी को हम वाटरटाइट कर सकते हैं, लचीलापन। ठीक है, एक तत्व दूसरे तत्व के शक्ति को कम नहीं कर सकता, ये वाटरटाइट रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं। वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट के कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैंने ये जो बताया टाइप्स नहीं थे, ये क्या थे, ये थे गवर्नमेंट किस तरीके से कार्य करती है, उसका कार्य करने का ढंग क्या है, ये टाइप्स नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मेट, हाँ फॉर्मेट कर सकते हैं। और जब मैं टाइप्स की बात करूँगा तो मोनार्की जो सऊदी अरेबिया में है, मोनार्की का अर्थ राजतंत्र, जो हमारे भारत में भी था, बहुत इतिहास पढ़े होंगे आप। डिक्टेटरशिप रसिया, चाइना etc। मिलिट्री गवर्नमेंट म्यांमार जो अभी हाल में इस्टाब्लिश हुआ है। डेमोक्रेसी जो USA में है, कनाडा में है, इंडिया में है, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड से हम लोग ने उधार लिया है, उधार नहीं लिया है मतलब हम लोगों ने मिला के एक दूसरे, ये मैं नोट्स जो मैंने लिखे हैं वो थोड़ा देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तब ये एकदम स्पष्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, ये हो गया पन्ना, ये एक मिनट, आशा करता हूँ दिख गया होगा, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप नोट्स करते हुए चलेगा, तो इससे क्या होगा आपका, एक बार जब मैं बोल रहा हूँ आप नोट्स कर रहे हो, नोट्स पढ़ने पे वीडियो की जो आप पढ़ते हैं वो सीधे दिमाग में जाता है, आप जानते होंगे।
देखिए अगला हमारा एलिमेंट है सॉर्गेंटी, संप्रभुता। संप्रभुता के बिना स्टेट का निर्माण नहीं हो सकता, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए सॉर्गेंटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। सॉर्गेंटी इज द सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। इट मेक्स ए स्टेट इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम। ये जो टॉपिक है नोट्स कीजिएगा आप। इट मेक्स ए स्टेट इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम। देखिए मैं आगे डिस्कस करता हूँ तब थोड़ा सा आपको स्पष्ट होगा। सॉर्गेंटी के दो एक्सपेक्ट हैं, टाइप्स नहीं, एक्सपेक्ट। इंटरनल एक्सपेक्ट और टाइप्स में अंतर होता है कि नहीं, या आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मुझे पता नहीं है। वैसे मैं भी कंफ्यूज हूँ, मैं देख के बताता हूँ, बता दूंगा। इंटरनल और एक्सटर्नल दो होते हैं एक्सपेक्ट। एक है इंटरनल और एक्सटर्नल, सिंपल सा है। External sovereignty means that the state is free to make the foreign policy without any external pressure। आप अंदर के जो नियम कानून है वो बिना फॉरेन विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप के बिना ही बनाएंगे। इसी को हम लोग इंटरनल सॉवरेंटी कहते हैं। मतलब हम अपने नियम कानून को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, उसमें इंग्लैंड, अमेरिका, अदर कंट्री हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग एक्सटर्नल सॉरी ये जो था एक्सटर्नल पे था, ठीक है। एक्सटर्नल सॉवरेंटी मीन्स दैट द स्टेट इज फ्री टू मेक इट्स फॉरेन पॉलिसी विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। द कंट्री शुड बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल एंड डिक्टेशन। मतलब कि हम किसी भी देश से चाहे मित्रता रखें चाहे शत्रुता, वो निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास है। इसमें कोई भी विदेशी ताकत हमें मजबूर नहीं कर सकती कि नहीं आपको यही करना है, ठीक है। ये एक्सटर्नल सॉवरेंटी है। और इंटरनल, ठीक है, इसका अंदर के जितने भी कानून जो मैंने बताए, अंदर के जितने भी कानून हैं, नियम कानून है, उसको बनाने की स्वतंत्रता हो, उसमें दूसरे बाहर के लोग, कंट्री हस्तक्षेप न करें, ठीक है। अब देखिए कुछ अदर एलिमेंट है, ऐसी बात नहीं है कि ये दो ही एक्सपेक्ट है। ये मतलब एलिमेंट स्टेट के फाउंडेशन की बहुत आप बना चाहें तो कई हो जाएगा, ठीक है। तो अदर एलिमेंट क्या है स्टेट के बनने के? तो अदर सम राइटर हैव मेंशन सम अदर फीचर टू स्टेट। केवल मैं एक ही बताऊंगा और आप खोजिएगा, ठीक है। तो इंटरनल रिलेशन जो है वो है इंटरनल रिलेशन रिकॉग्निजेशन। मैंने बताया ना, इज़राइल अभी आपको समझ आएगा। सम राइटर आर ऑफ द व्यू दैट ए स्टेट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर स्टेट। सम स्टेट लाइक चाइना, इज़राइल continue to be state even through some state had not recognized it for long time। ये जो मैंने नाम लिए चाइना, इज़राइल, ये, और आज के ही हाल में देख लीजिए ताइवान। हाँ, इनको इंटरनेशनली रिकॉग्निजेशन मिल गया है, तो ये स्टेट कहलाते हैं। जैसे ताइवान को चाइना कहता है कि वो एक स्टेट नहीं है, वो कोई देश नहीं है, वो अभिन्न अंग है चाइना का। लेकिन जो जियोपॉलिटिकली राजनेता हैं, जो अदर देश हैं, वो उन्हें रिकॉग्निजेशन पहचान दे, स्टेट होने की पहचान दे चुके हैं। इसलिए वो, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, कैसे समझाऊँ। देखिए जैसे एक अदर एग्जांपल समझिए, भारत सरकार ने एक संस्था को नहीं खोला, और एक संस्था ऐसी है जो अपने से एग्जिस्टेंस में आ गई है और उसे भारत सरकार ने रिकॉग्नाइजेशन दिया ही नहीं है, तो वो इनवैलिड कहलाएगी। लेकिन जैसे ही उस संस्था को भारत सरकार ने अप्रूवल दिया, रिकॉग्नाइजेशन दिया, तो वो एक संस्था का कहलाएगी। ठीक यही स्टेट है। कुछ लोग आए मिलके, चाइना वाले बोले कि
नहीं, चाइना थोड़ा हो जाएगा, हम ताइवान परिप्रेक्ष्य में लेके बात करते हैं। तो ताइवान आया, कुछ लोग थे उसमें। देखिए, स्टेट बनने के सभी लक्षण है उसमें। मैं आपको बताता हूँ। ताइवान के पास पॉपुलेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है ना, उसमें गवर्नमेंट भी है, लेकिन और सॉवरेनिटी भी है। ऐसे आता है नहीं चाइना सॉवरेनिटी प्रदान करेगा, वो अलग सा है। लोग आए हैं सॉवरेनिटी। और जो पांचवा मैंने बताया वो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ये भी प्राप्त हो गया, तो स्टेट बनी ना गया। अब कहाँ से नहीं बना, बस अब ये चाइना का मामला है, हम लोग अपने डिस्कस नहीं करते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। और अगले वीडियो में मैं कुछ और लेके आऊँगा। वैसे आप स्टेट और गवर्नमेंट में आपका कन्फ्यूजन होगा कि स्टेट और गवर्नमेंट में अंतर क्या है, तो आप इसे यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, कुछ वीडियो देख लीजिएगा। और या तो मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा, कुछ लोग हैं उनका यूट्यूब पे अवेलेबल है, और बुक्स पढ़ लीजिएगा और 7-8 पॉइंट लिख लीजिएगा और वही पेपर में आप लिख दीजिएगा। वैसे ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।